आधुनिक भारत के इस पेपर में आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है एंग्लो मराठा वॉर्स, आंग्ल मराठा युद्ध। मैं डॉक्टर विकास नोटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन राजस्थान। आज के इस टॉपिक में मराठे अपने आप में 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति भारत की थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप से तात्पर्य यहां पर ये जो आप भारत का नक्शा देख रहे हैं इसका महाद्वीप से तात्पर्य ये पूरा है। ये श्रीलंका भी इसमें आएगा, बांग्लादेश और पूरा ये भारतीय उपमहाद्वीप है। तो अंग्रेज इस भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण चाहते हैं और इसी नियंत्रण के दौरान अभी तक हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहले कर्नाटक को, मैसूर को, बंगाल को सीधे अपने युद्धों के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया। जबकि हम देखते हैं कि जो हैदराबाद राज्य है वो अंग्रेजों के पक्ष में उनका मित्र राज्य बन गया। मैसूर राज्य जिसको हम अवध कह रहे हैं वो अंग्रेजों का मित्र बन गया। अब देखिए जो जितनी जगह बच रही है हिंदुस्तान में, भारत में जितनी जगह बच रही है ये सारी जगह मराठों द्वारा नियंत्रित है। एक्चुअली अंग्रेजों ने जो भारतीय राज्य प्राप्त किया, भारत का एक विशाल राज्य प्राप्त किया, वो इसीलिए कहा जाता है कि मुगलों से नहीं किया बल्कि मराठों से किया, क्योंकि इन सब जगहों पर मराठों का कुछ न कुछ प्रभाव रहता था। अब हम बात करते हैं इसके अगले बिंदु की, वन बाय वन। ये हम मराठा साम्राज्य के मूल पिता की बात कर रहे हैं, मूल जनक की बात कर रहे हैं। ये शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी महाराज ने जिस छोटे से मराठा राज्य की नींव डाली थी, जिस छोटे से मराठा राज्य की नींव डाली थी, वो मराठा राज्य आप देख रहे हैं कि कहां तक पहुंच गया है। निजाम को छोड़ करके ये इतना बड़ा ये मराठा साम्राज्य बन गया। शिवाजी महाराज ने जिस स्वदेश की बात की, जिस हिंदू पात शाही की बात की, वो 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते, बाजीराव प्रथम तक आते आते यहां तक पहुंच गई। एक्चुअली मराठा राज्य को, मराठा साम्राज्य को हम दो भागों में या दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के, यानी छत्रपतियों ने किस तरह से प्रशासन किया, और एक पार्ट आ जाता है पेशवा, क्योंकि 1713 के बाद पेशवाओं का ही साम्राज्य स्थापित हो गया। पेशवा अत्यंत शक्तिशाली हो गए और इसी शक्ति के क्रम में पेशवा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए, ये हम देख सकते हैं। मूल रूप से पेशवा कौन होता था? शिवाजी के साम्राज्य में या छत्रपति के जो प्रशासन था, शासन व्यवस्था थी, उसमें उनका प्रधानमंत्री हुआ करता था। धीरे धीरे ये प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण बनता चला गया और इसी के अंतर्गत हम यहां पर देखें कि ये जो नाम आ रहा है, ये चित्र आ रहा है, ये चित्र आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये चित्र जिस व्यक्ति का है वो बालाजी विश्वनाथ है। बालाजी विश्वनाथ, इन्हें कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक था। पहला संस्थापक कौन? शिवाजी। दूसरा संस्थापक कौन? बालाजी विश्वनाथ। उसके उपरांत दूसरा नाम आप देख रहे हैं जिसने इतना बड़ा ये साम्राज्य स्थापित किया है, ये इतना ज्यादा अटक से कटक तक मराठों का राज्य होना चाहिए। आपको इस व्यक्ति के चेहरे से ही लग रहा होगा ये व्यक्ति कौन है। खूब चर्चा में है, अभी फिल्म भी बनी थी 2 साल पहले इन पर, नाम था बाजीराव मस्तानी। ये बाजीराव है, 40 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। 20 साल में पेशवा बने और इनके उत्तराधिकारी बने बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव वही है जिनके समय में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इनकी डेथ के बाद माधवराव सत्ता में आए और माधवराव ने किसी तरह से जो ये स्थितियां बिगड़ी थी मराठा साम्राज्य की, इसको उन्होंने नियंत्रित करने का, इसको उन्होंने सुदृढ़ करने का, कंसोलिडेट करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुए, उन युद्धों में 3 युद्ध हम सामने देखते हैं। पहले आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। पहला हुआ 1775 से 1782 के बीच, दूसरा हुआ 1803 से 1805 के बीच, तीसरा हुआ 1817 और 1818 के बीच। ये 3 युद्ध हैं। इन 3 युद्धों के द्वारा अंग्रेजों ने मराठों का पूरा साम्राज्य जीत लिया और इस जीतने के साथ ही हिंदुस्तान के 80% भाग पर ऑलमोस्ट
अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, जिसमें बाद में जिसको फॉर्मलाइज किया गया डलहौजी के द्वारा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तीन व्यक्तित्व आप देख रहे हैं, इनमें से दो हीरो हैं और दो मराठों के साथ, एक मराठा के इतिहास से के हिसाब से एक खलनायक है। तो खलनायक इस व्यक्ति को बोल दिया जाता है, खलनायक इनको बोला जाता है, ये है राघोवा। खलनायक इसलिए बोला जा रहा है कि ये अंग्रेजों के पक्ष में मिल गए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जयचंद, जयचंद का नाम लेते ही हमारे सामने ऐसा आता है कि एक देशद्रोही की परंपरा, लेकिन ऐसा है नहीं। इतिहास अपने आप में कई जगह बहुत क्रूर होता है। यहां पर ये राघोबा है, रघुनाथ राव है, ये अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं बंबई के अंग्रेजों के साथ, और वो स्वयं पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए पहला युद्ध होता है, एक कारण बनता है। ये मराठा राजनीति के उस वक्त के हीरो हैं महादजी सिंधिया। ये दूसरे हीरो हैं नाना फडणवीस। ये तो एक बहुत बड़े जनरल रहे जो कि उत्तर भारत में जिनका प्रभुत्व था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये सेनापति नहीं थे, लेकिन एक तरह से ये मुख्य राजनीतिक भूमिका, एक बहुत बेहतरीन कूटनीतिज्ञ थे, बहुत बेहतरीन डिप्लोमेट थे, बहुत बेहतरीन ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे आदि। अब इसी क्रम में जो पहला युद्ध हुआ, उस पहले युद्ध को आप देख सकते हैं कि ये युद्ध मैंने अभी आपको बताया था कि युद्ध हुआ है 1775 से लेकर के 82 में सालबाई की संधि होती है। इसमें कोई शक्ति न जीती न हारी, इसलिए एक तरह का स्टैंड स्टिल एक तरह की स्थिति रही। ये आप देख सकते हैं यहां पे, ये सालबाई की संधि है। सालबाई की संधि मैंने अभी आपको बताया कब हुई, 1782 में। इसमें महाजी सिंधिया का मेन रोल रहा, इसमें नाना फडणवीस का मेन रोल रहा, और इसमें अंग्रेजों और मराठों को एक दूसरे का मित्र मान लिया गया। और इस मित्र मानने के क्रम में अंग्रेजों ने इस बीच में मैसूर को जीतने का प्रयास किया। किसको जीता? मैसूर को जीतने का प्रयास किया। और इसके उपरांत उस समय तक भारत की तस्वीर ये है, ये मैसूर है, अभी जीता नहीं गया है। हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेजों का मित्र है, ये सारा पार्ट अंग्रेजों के पास है, ये पार्ट अंग्रेजों के पास है, ये अंग्रेजों के पास है, अवध का नवाब उनका मित्र है। इस तरह से इन्होंने मराठों को घेरा हुआ है, और मराठों से अभी सीधे लड़ने की स्थिति इनकी है नहीं। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये युद्ध जो है मैंने आपको बताया 1803 से लेकर के 1806 के बीच हुआ। एक संधि भी थी, बसीन की संधि, इसको बसई बोलते हैं मराठी में, बसई गांव हुआ करता था, और वैसे ही बसीन या बेसिन बोल देते हैं। उच्चारण हम क्षेत्र के हिसाब से बदलते हुए दिखाई हमको देते हैं। आपने सबने सुना है, चार कोस पर बदले वाणी, तो इसलिए ये उच्चारण कई जगह भिन्न हो सकते हैं, कुछ लोगों का प्रोनाउंस करने का तरीका भिन्न हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में देखते हैं ये 3 साल तक युद्ध होता रहा। यहां पर एक बात मैं और आपको बता दूं, इस समय तक मराठा राजनीति में, मराठा साम्राज्य में एक संघ बना हुआ था। बाजीराव के द्वारा एक संघ बनाया गया जिसका हेड जो होता था पेशवा होता था। अब बाकी मराठा सेनापति कुल मिलाकर के ये 5 थे, यानी 1+4। होलकर ये इंदौर में थे, सिंधिया ये ग्वालियर में थे, भोसले ये नागपुर में थे, गायकवाड़ ये बड़ौदा में थे। मैं दोबारा नाम ले रहा हूं, आप दोबारा देख लीजिए। पेशवा ये पुणे में है, ये इस संघ का प्रमुख होगा। होलकर ये इंदौर में है, आज का मध्य प्रदेश। सिंधिया आज का मध्य प्रदेश, ये कहां है? आज का ग्वालियर। और भोसले जो थे वो नागपुर में थे, यानी आज का महाराष्ट्र। और गायकवाड़ ये बड़ौदा में थे, यानी आज का ये कहें कि गुजरात। इन सबके साथ युद्ध होने अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने क्या किया इसमें चालाकी ये की कि गायकवाड़ के साथ दोस्ती कर ली, पेशवा के साथ 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि कर ली। तो आप देख रहे हैं अब कौन बचा? ये 3 बचे। इन 3 के साथ युद्ध होना है, और इन तीनों के साथ होने वाला युद्ध क्या कहलाता है? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, 1803 से 1806 के बीच में।
अब इस प्रक्रिया में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरह से, अभी मैंने आपसे बात की थी कि होलकर हैं, ये होलकर है, और होलकर, भोसले, सिंधिया, ये तीन तो मराठे हैं ही हैं। इसके साथ साथ भरतपुर के राजा ने भी इनका पक्ष लिया था। भरतपुर का राजा, जो जाट राजा हुआ करते थे, ये मराठों के मित्र हुआ करते थे। एक तो बुंदेले थे इनके मित्र, और एक इनके मित्र भरतपुर के राजा थे। क्योंकि मराठों की नीति की एक कमी ये रही कि वो भारत के सभी राजाओं के साथ उस तरह की मित्रता नहीं कर पाए जैसे उनको भारत में करनी चाहिए थी। ये इनकी राजनीति की कमी रही। ये अंग्रेजों की तरफ से आप देखिए क्या क्या है। ये ब्रिटिश उस समय लॉर्ड वेलेजली है। लॉर्ड वेलेजली इस समय गवर्नर जनरल था। उसने दो मुख्य जनरल अपॉइंट किए, एक जनरल जॉन लेक था और दूसरा ऑर्थर वेलेजली था। ये ऑर्थर वेलेजली का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसका भाई लगता था रिश्ते में, वेलेजली गवर्नर जनरल का। ये ऑर्थर वेलेजली वही है जिसने बाद में नेपोलियन को पराजित किया, जिसने यूरोप में शांति स्थापित करने में वियना कांग्रेस का आयोजन करवाया। ये वही व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा युद्ध होता है। ये युद्ध का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के युद्ध हुए, और इस स्ट्रक्चर को मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पेशवाओं का केंद्र पूना, गायकवाड़ का बड़ौदा, होलकर का इंदौर, सिंधिया का ग्वालियर, भोसले का नागपुर। और इस युद्ध के दौरान अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। ये आपके सामने आ रहा है पिक्चर, बसीन की संधि 1802 की। 1803 से 1805 नहीं बल्कि 6 तक ये युद्ध चला। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है, वो 1817-18 में होता है। यहाँ पर एक बात और आती है, वो आपको यहाँ पे जान लेनी चाहिए। इस बीच दो और इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अंग्रेजों ने की। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आया। वो एक फॉरवर्ड स्कूल को मानने वाला था, अर्थात वो साम्राज्यवादी था। इसलिए उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मराठों को पराजित किया जाए और गोरखों को पराजित किया जाए। गोरखे इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति थे उत्तर भारत में। उनको पराजित करने के लिए एक जो युद्ध लड़ा गया, जिसको हम एंग्लो गोरखा वॉर कहते हैं, संगौली की संधि होती है। तो यहाँ पर अंग्रेजों की शक्ति बढ़ जाती है। एक बात और थी, पिंडारी ये जो थे, ये यूं कहें कि मराठों के सिलेदार सैनिक हुआ करते थे जो लूटपाट करने का काम करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, पिंडारी अक्सर लूटपाट करने का ही काम करते थे। ये मराठों के साथ आते थे। और हमारे यहाँ पर जब हम टोंक के नवाब की बात करते हैं, आमिर खां पिंडारी की, ऐसे करीब 30 से ज्यादा नेताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आमिर खां पिंडारी आया। तो उसके पास, क्योंकि राजस्थान में बहुत सी जागीरें थी, इसलिए उसको एक अलग से जागीर का सेटअप करके उसको टोंक का इंडिपेंडेंट नवाब बनाया गया। ये अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने किया वो सारा, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि भारत और भारतीय एक न रहे, भारत बटा रहे। ये एक यूटिलिटेरियन कंसेप्ट था, ये एक साम्राज्यवादी अवधारणा थी, जिस साम्राज्यवादी अवधारणा पर ये लोग मान के चलते थे कि भारत को बिखेर कर रखो, इसकी भूमि को, इसके लोगों को, इसके समुदायों को, इसको धर्मों को। इसीलिए यूरोप में, इंग्लैंड में वो माना करते थे, जब वहाँ आईसीएस की ट्रेनिंग हुआ करती थी, कहते थे भारत एक देश नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भारत बहुत से धर्मों, संप्रदायों, समुदायों, भाषाओं का देश है, ये एक कभी नहीं हो सकता। इसलिए सो डिवाइड एंड रूल। तो ये बात यहां पर आती है, और उसके उपरांत ये तीसरा युद्ध शुरू होता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया पिंडारियों का दमन कर दिया गया, तो मराठों की शक्ति में और गिरावट आई। ये तीसरा युद्ध, जिसकी डेट मैं आपको बता चुका हूं कि 1817-18। इस 1817-18 के युद्ध में देवगांव की संधि है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि है। इसके अलावा इस युद्ध का अंतिम परिणाम आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति आपके सामने आ रहा है अभी, इनको जरा गौर से देखिएगा। ये बाजीराव द्वितीय है, ये अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, इन्हीं के द्वारा अंततः अंग्रेजों के सामने समर्पण किया गया, और इनको उस जमाने में 8 लाख रुपए की पेंशन दे करके, 8 लाख, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास बिठूर नाम की जगह है, बिठूर, गंगा नदी के किनारे, यहां इनको भेज दिया गया। इन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे, जिनकी खूब चर्चा होती है, नाना साहब। नाना साहब ने क्या किया था, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह के
का नेतृत्व किया था। और यहीं पे मराठों का ये तीसरा युद्ध समाप्त होता है और मराठों का अधिकांश साम्राज्य अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ बाजीराव द्वितीय है, एक तरफ लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये कोरेगांव का युद्ध, ये भी इसी थर्ड वॉर में हुआ था, जिसको लेकर आजकल खूब चर्चा होती है, और ये इसका युद्ध का बैटल प्रोग्राम है। और इसी के साथ अंग्रेजों ने पूरा का पूरा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा भाग, लॉर्ड हेस्टिंग्स की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किस तरह से इस युद्ध को जीता गया, और कहते हैं कि उसके उपरांत भारत के लगभग 150 से ज़्यादा, 153 की संख्या बताई जाती है, छोटे बड़े राज्यों को अंग्रेजों ने कंपनी साम्राज्य में मिला लिया। और इसके साथ साथ ही अंग्रेजों का एक पूरा सेटअप भारत में स्थापित हुआ। आज हम यहाँ पे इतनी बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से, अब देखिए 1840 तक कितना बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों ने जीत लिया है, 1857 तक कितने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।